प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपको कक्षा 10 के प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का वीडियो लेकर आ चुका हूं। यह इस चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर होगा। गलत हो गया होता है। प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों आज हम कक्षा 10 के प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है भौतिक विज्ञान में, उसका लेक्चर नंबर 2 आपको समझाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मतलब कि शेयर करें ताकि यह जो आपको मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं सभी बच्चों के पास पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की हेडिंग है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिक माध्यम मतलब ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, ध्यान से सुनिए, सब समझ में आएगा। प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है या प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर चलता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। फिर से सुनिए प्यारे बच्चों, प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है या फिर चलता है उन्हीं माध्यमों को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे अगर प्रकाश हवा में से जा रहा है तो हवा प्रकाशिक माध्यम है। अगर प्रकाश कांच में से होकर जा रहा है तो कांच प्रकाशिक माध्यम है। अगर प्रकाश जल में से होकर जा रहा है तो जल प्रकाशिक माध्यम है। अगर प्रकाश हीरे में से होकर जा रहा है तो हीरा प्रकाशिक माध्यम है। मतलब जिस माध्यम में से प्रकाश होकर जाता है, जा सकता है, वो आपका क्या होते हैं, प्रकाशिक माध्यम होते हैं। यह बात आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहां पर बताया गया कि प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होंगे। ठीक, अब भाई हमने आपको यह बता दिया कि जिस माध्यम में से होकर प्रकाश जाएगा वो प्रकाशिक माध्यम होगा। तो आप यह भी जानते होंगे कि हवा में, जल में प्रकाश के जाने का जो स्पष्टीकरण है वो कागज में प्रकाश जाना और किसी घिसे हुए तल से प्रकाश का गुजरना, इनमें थोड़ा फर्क होता है। तो इस आधार पर प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वाले का नाम है पारदर्शक माध्यम, दूसरे वाले का नाम है पारभासक माध्यम, तीसरे वाले का नाम है अपारदर्शक माध्यम। ठीक, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पारदर्शक माध्यम, पारभासक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। क्या होते हैं ये सब, चलिए बताते हैं। देखिए बच्चों, पारदर्शक माध्यम अपने नाम से बता रहा है। पारदर्शक मतलब प्रकाश आर पार हो जाएगा। मतलब वह प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग मतलब ज्यादा से ज्यादा भाग, मैंने क्या बोला, वह प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग, फिर से आप सुन लें, वह प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है पारदर्शक माध्यम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान दें, वायु आपका पारदर्शक माध्यम है, स्वच्छ जल जो है वो आपका पारदर्शक माध्यम है, स्वच्छ जल। ठीक, कांच जो है वो आपका पारदर्शक माध्यम।
इन माध्यमों में से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाता है। ठीक, अब ध्यान, दूसरा वाला पारभाषक माध्यम क्या होता है, समझेंगे इसको। पारभाषक माध्यम वह प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार जा सकता है। आंशिक भाग का मतलब थोड़ा सा भाग ही आर पार जा सकता है, वो माध्यम पारभाषक माध्यम कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो गंदा जल ले लीजिए, घिसा कांच ले लीजिए, घिसा कांच, ठीक, और तेल लगा हुआ कागज ले लीजिए, तेल लगा कागज, ठीक। ये सब आपके पारभाषक माध्यम के उदाहरण हैं। इनसे प्रकाश पूरा आर पार नहीं जाएगा। एकदम कांच लीजिए जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसमें प्रकाश डालेंगे पूरा का पूरा पास हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप देखिए, टॉर्च जो होता है, टॉर्च के आगे कांच लगा होता है, जब टॉर्च का बल्ब जलता है पूरा प्रकाश कांच के उस मतलब कि जो कांच लगा होता है उससे बाहर निकल कर आता है। लेकिन अगर वहीं घिसा हुआ कांच लगा दोगे तो उस तरह का प्रकाश बाहर नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, घिसा हुआ कांच हो गया, या फिर तेल लगा कागज हो गया, या फिर गंदा जल हो गया, या मैंने केवल गंदा लिखा है, गंदा जल हो गया, ये सब पारभाषक माध्यम के उदाहरण हैं। अब हम अगर जाने कि ये अपारदर्शक क्या होता है तो चलिए जानते हैं। अपारदर्शक वह प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है। वह प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। उदाहरण के लिए आप लोहा ले लीजिए, लोहे का कोई मतलब कि चौकोर प्लेट ले लीजिए और आप टॉर्च मारिए और उस तरफ देखिए क्या प्रकाश उस तरफ लोहे की बाहर जा रहा है, तो आपको दिखेगा नहीं, उस तरफ लोहे की बाहर प्रकाश नहीं जा रहा है। अर्थात लोहे में से प्रकाश पास नहीं हो सकता, लकड़ी में से प्रकाश पास नहीं हो सकता। तो ये सब किसके उदाहरण होंगे? अपारदर्शक माध्यम के उदाहरण होंगे। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया। ठीक, यहां तक फिर से रिवाइज करा देते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक, प्रकाशिक माध्यम क्या है? जिन माध्यमों में से होकर प्रकाश चलता है, जाता है, गति करता है, उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं: पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम जिनमें प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाए। एग्जाम्पल आपके सामने है। पारभाषक माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग आर पार हो, तो वो आपका पारभाषक माध्यम होता है। और जिसमें प्रकाश पार ही ना हो पाए वो आपका अपारदर्शक होता है। वो प्रकाश जिसमें पार नहीं हो पाता उस तल मतलब उसके तलों से या तो पूरा सोख लिया जाता है या तो कुछ भाग परावर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा प्रकाशिक किरण। ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है, जैसे मान लीजिए प्रकाश जा रहा है, तो प्रकाश की इसी पथ को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए प्रकाश इस माध्यम में जा रहा है, तो आप जानते हैं प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। ठीक, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, जैसे यहाँ पर गति कर रहा है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। तो किसी माध्यम में इस प्रकाश की जो सरल रेखा में गति है, तो इसी की इस पथ को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक किरण बोलते हैं। और जब प्रकाशिक किरण एक से अधिक होंगी, ढेर सारी हो जाएंगी, तो वो किरण का पुंज होता है। तो वो किरण नहीं होता, क्या होता है? किरण का पुंज होता है। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो उसमें किरण नहीं निकलता, किरणों का पुंज निकलता, उसमें ढेर सारी किरणें निकलती हैं, तो वो किरण का पुंज होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में जा रहा है, ठीक, तो जो जा रहा है उसके पथ को ही हम प्रकाश की किरण कहते हैं। और जब कई किरणें मिल जाती हैं तो वह प्रकाश का पुंज कहलाता है।
तो ये प्रकाश की किरण के बाद हमने यहां लिखा, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। अब हमें ये समझना है कि ये प्रकाश पुंज जो हैं इनकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या होते हैं। तो लेट अस डिस्कस नाउ। देखिए, सबसे पहले हमने अभिसारी प्रकाश पुंज के लिए यहां एक चित्र बनाया है और इसी से मैं आपको इसकी बातों को समझाऊंगा। आप पहले इस चित्र को गौर से देखें। यह एक पॉइंट है। अब इसमें एक किरण ये आकर मिली, दूसरी ये आकर मिली, तीसरी ये आकर मिली, ठीक। और किरणों के समूह को ही हम प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो यदि कोई किसी प्रकाश पुंज में सभी किरणें, समस्त किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, एक बिंदु पर आकर इकट्ठा होती हैं, एक बिंदु पर आकर रुक जाती हैं, ठीक, या फिर रुकना नहीं कहेंगे, वहां पर आती है, एक बिंदु पर एक दूसरे को काट देती हैं, तो इस तरह का प्रकाश जो ऐसे आ रहा है, इस तरह के प्रकाश को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। हमेशा बच्चों याद रखना, अभिसारी मतलब एक बिंदु पर प्रकाश पुंज में से किरणें जो होती हैं वो आकर इकट्ठा होती हैं। अब आपके सामने है अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए, यहां अगर मैं देखूं तो यहां से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, ठीक, यहां से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। और जब मैं इधर से आकर देखूंगा, ठीक, जरा ध्यान से समझना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी किरणें उस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, वहां से आ रही हैं, ठीक। जब प्रकाश पुंज में समस्त किरणें एक बिंदु से आती हुई दिखाई देती हैं, एक बिंदु से आती हैं, तो इस तरह के प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इन शॉर्ट में आप यही समझिए, यदि किसी पॉइंट पर किरणें आकर इकट्ठा हो रही हैं तो वह अभिसारी प्रकाश पुंज होगा, और किसी पॉइंट से किरणें अगर दूर जा रही हैं तो वह अपसारी प्रकाश पुंज होगा। अब समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? देखिए, इस तरह के जितने प्रकाश पुंज होंगे सब समांतर होंगे, मतलब वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर होने का अर्थ, ये किरणें एक दूसरे को कभी कहीं काटेंगी नहीं, और इन किरणों के बीच हमेशा जो दूरी होती है वो सदैव समान होती है। तो इस तरह के प्रकाश पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये सारी डेफिनेशन आपको समझाया। अगर आपको इन सारी चीजों का नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट में अपनी राय लिखें, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। और अंत में मैं यही कहूंगा आप सभी से, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करें ताकि ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सभी बच्चों को मिले, और वो हमारे क्लास के द्वारा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और एक थोड़े से प्रयास से बायोलॉजी भी सीखें। तो सीयूडीपी लर्निंग की आपके लिए ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी। 2021 की एग्जाम की तैयारी ऐसे ही हम करवाते रहेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।